साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट दिल्ली से आज आप लोगों के समक्ष में वो खास मुद्दे प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनको जानकर आप लोगों को खुशी होगी। साथियों, बहुजन पैगाम पिछले लगभग 1.5 साल से देश हित में, समाज हित में काम कर रहा है। पूरे देश में लोग उत्सुकता से इंतजार करते हैं इसे देखने के लिए। ये और तेजी से काम कर सके, इस संबंध में आप लोगों से गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें और फॉरवर्ड भी करें, जिसकी वजह से जो बहुजन समाज के लिए पैगाम जाता है वो हर बहुजन तक पहुंच सके और लोग उसका लाभ उठा सकें। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज देश के अंदर कोरोना के नाम पर हाहाकार मचा हुआ, हर जगह हाहाकार मचा हुआ। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। अनैतिक तरीके से उगाई भी हो रही है। कल की घटना है, एक ऑटो ड्राइवर दिल्ली में ओल्ड था, मास्क लगाए हुए था, लेकिन उसका मास्क नाक से कुछ नीचे रहा होगा। पुलिस वालों ने रोका और उस बेचारे गरीब आदमी से 2000 रुपये जुर्माने के रूप में ले लिए। इन मुश्किलात में वो रो रहा था। उससे जब पूछा गया तो उसने सारी फरियाद की, बताई। ऐसी स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको जिताने में, आपकी सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा यदि अहम भूमिका रही थी तो दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों की रही थी। आज दिल्ली पुलिस उनके साथ ये बर्ताव कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपया इस पर ध्यान दें और दिल्ली पुलिस को इन करतूतों से रोकने का काम करें। साथ साथ इसके भारत सरकार ने बहुत सी गाइडलाइंस बनाई हैं कोरोना से रोकने के लिए, लेकिन कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है आप देख रहे हैं। कुंभ का मेला लगा हुआ हरिद्वार में, सैकड़ों हजारों लोग संक्रमित हो गए हैं, लेकिन मेला लगेगा। कहीं राम के नाम पर रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, देवी देवताओं के नाम पर उत्सव मनाए जा रहे हैं। कौन लोग हैं इसमें? ज़्यादातर जो लोग जाते हैं SC ST और OBC के लोग जाते हैं, बाद में सफ़र करते हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होता, अंत में मर जाते हैं। इस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट और RSS के मकसद को पूरा करने के लिए SC ST और OBC के लोगों को इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद में कामयाब हो रही है। सोचना यह है कि अब इन लोगों को कैसे रोका जाए। यदि कोई सच्चाई कह दे तो ये लोग कहते हैं कि वो तो देशद्रोही हैं और वो किसी देवी देवता या भगवान का अपमान कर रहे हैं। वो बात नहीं है। एक बुद्धिजीवी होने के नाते मेरा कहना इन लोगों से यही है कि जो हालात देश में हैं उनको ध्यान में रखते हुए कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। आज आप जानते हैं पिछले 1 महीने से वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। एक स्टेट में चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग को 1 महीने का टाइम क्यों लेना पड़ा? वो तो 2 बार में भी हो सकता था, 3 बार में भी हो सकता था। 1 महीने तो पूरे देश में चुनाव हो जाता है। एक बंगाल छोटा सा स्टेट है, उसमें इतना टाइम कैसे लग गया? लेकिन भारत का चुनाव आयोग कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी गवर्नमेंट का या तो खुद एजेंट है
अथवा बीजेपी गवर्नमेंट को अपने इशारों पे चला रहा है। इसकी वजह से किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के पास दो शक्तियां हैं, एक तो चुनाव आयोग की ताकत है और दूसरी हायर जुडिशरी की पावर है। जैसा चाहते हैं वैसा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास करा देते हैं। फिर चिंता किस बात की? मीडिया उनका प्रचार में लगा हुआ है। बाकी लोग क्या करते हैं? जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब कहीं चुनाव होता है तभी वो टर करने लगते हैं, उसके बाद उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संकेत ही काफ़ी है, लोगों को समझना चाहिए और बहुजन समाज के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। अभी आपने देखा, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, हैदराबाद हो, सूरत हो, कहीं पर भी हो, बुरा हाल है। वैक्सीन ख़त्म हो गई है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। क्या सरकार को लोगों ने इसीलिए वोट दिया था? एक्चुअली वास्तविकता क्या है? मोदी सरकार को किसी के वोट की परवाह नहीं है, न चिंता है। कोई वोट दे ना दे, सरकार उनकी बन जाएगी, क्योंकि ईवीएम उनके पास है, जिससे लोकतंत्र खत्म किया जा चुका है। चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मौन है। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया, लेकिन कोई ऐसा निर्णय आज तक नहीं आया जिससे ईवीएम पर रोक लगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। इससे लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। लोग फरियाद करें तो कहाँ करें? अब एक ही ऑप्शन बचता है कि पूरे देश के लोगों को जागृत किया जाए, आगाह किया जाए और सच्चाई को उनके सामने रखा जाए। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? ईवीएम एक स्थान पर छोड़िए थोड़ी देर के लिए, आरएसएस का एजेंडा है केवल और केवल जो मनुवादी व्यवस्था के तहत हिंदू धर्म का जन्म हुआ है, उसको पाखंडवादी नीतियों से फैलाकर उसकी रक्षा का जिम्मेदारी लेते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाना। उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा 2002 के आसपास उधर गोधरा कांड हुआ था। उसी तरह के कांड हर जगह होने की संभावना थी, लेकिन हो नहीं पाए। हुए, कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, जबकि भारत के संविधान में धर्म के नाम पर राजनीति करना कहीं भी संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, तो ये चीज़ें असंवैधानिक हैं। पहली बात तो ये, 1918 से पहले हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर हिंदू राष्ट्र कैसे? भारत तो सदियों से चला आ रहा है, रहेगा भी। देश का नाम भारत है। ऐसी कंडीशन में कितना पक्षपात हो रहा है। एक मिनट के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पिछली वर्ष जब कोरोना हुआ था, मोदी जी की सारी मीडिया, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, दीपक चौरसिया हो, रजत शर्मा हो, सुधीर चौधरी हो, कोई भी हो, सारे के सारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये दिल्ली में एक मस्जिद है, वहाँ पर इकट्ठे हुए, वहाँ पर कोई प्रोग्राम होने वाला था और इन लोगों ने कोरोना को फैला दिया और ये लोग यहाँ से जहाँ जहाँ भी गए होंगे वहाँ कोरोना फैला होगा। पूरी ताकत के साथ अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था और एक धर्म विशेष को, वर्ग विशेष को टारगेट करके ये बात कही जा रही थी। आज ये सारे पत्रकार कहाँ चले गए जब हरिद्वार से कोरोना फैला और करीब 19 साधु संत
अस्पताल से गायब होकर कहाँ भाग गए, उनके बारे में मोदी मीडिया कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो मीडिया का हाल है वो आज इंटरनेशनल लेवल पर भारत की मीडिया एक पक्षपाती मीडिया घोषित की जा चुकी है, जो पक्षपात करती है, स्वार्थी है और अपने स्वार्थ में अंधी होकर के अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। उसे देश का, देश के लोगों से, सत्य, अहिंसा, प्रेम और मानवता से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप देखते हैं घरों में टीवी बजते हैं, रोज देखते हैं सब, 24 घंटे उन पर देवी देवता पाखंडवाद का पाठ किया जा रहा है। आज ये हो गया, आज यहाँ ये हो गया, आज वो हो गया। विज्ञान की कोई बात नहीं होती, शिक्षा की कोई बात नहीं होती, देश की एकता अखंडता की कोई बात नहीं होती, देश के विकास की कोई बात नहीं होती, आपस में भाईचारा कैसे मजबूत हो उसकी कोई बात नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ अलगाव की बात होती है और केवल अपने मजहब, जो कि पाखंडवाद पर आधारित मजहब है, उसको फैलाने की बात की जा रही है। इससे देश कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश को बचाने के लिए, देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए और देश में समरसता कायम करने के लिए जरूरी हो गया है कि एक निष्पक्ष मीडिया होना चाहिए, जिसके माध्यम से घर घर तक एक देश हित में प्रचार किया जा सके। देश की एकता, अखंडता और भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए कानून के तहत ये काम होना चाहिए, तो कितना अच्छा होगा। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं। कोरोना काल में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो गया है, आपको पता है। कोरोना काल में ही पिछली वर्ष मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से SC ST OBC के आरक्षण को खत्म कराने का पूरा प्रयास किया। क्रीमी लेयर के ऑर्डर करा दिए गए, प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करा दिया गया, SC SC एक्ट को खत्म करा दिया गया। बहुत सारे लोगों को शंका है कि इस बार जो कोरोना आया है, अब की बार पता नहीं क्या क्या ऑर्डर और हो जाएंगे, इसलिए लोग भयभीत हैं। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि जहाँ पर भी हैं, कोरोना काल में थोड़ा नियमों का पालन करें, इकट्ठा ना हो, मास्क भी लगाएं। सरकार की गाइडलाइंस हैं, उसका हमको तो पालन करना ही है। सरकार करे ना करे वो अलग बात है। मोदी जी रैलियाँ कर रहे हैं, चुनाव जा रहे हैं, अमित शाह जी हैं, उनके मुख्यमंत्री है कि 2-2 4-4 जा रहे हैं बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए। किसी पे मास्क नहीं है, हजारों की लाखों की भीड़ होती है, कोई कोरोना नहीं है वहाँ पर, तो उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे देश की पूंजी उनके पास है। यहाँ इलाज नहीं होगा, अमेरिका में करा लेंगे, हमारे लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हमको तो गाइडलाइंस का पालन करना ही है। तो आज आप देखते हैं, एक गरीब आदमी कोई रास्ते में बाइक से जाता है, मास्क नहीं है, उस पर 2000 रुपये का जुर्माना हो जाता है। क्या चुनाव आयोग में हिम्मत है, या किसी राज्य के गवर्नर में इतनी ताकत है, या किसी पुलिस अधिकारी में इतनी ताकत है कि जो ये सरकार के लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी हैं, तमाम लोग हैं, ये तो नड्डा जी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये नंगा नाच कर रहे हैं। इन पर कोई जुर्माना ठोक दे, बल्कि इनकी गाड़ी कोई रोक के कोई दिखा दे, संभव नहीं है किसी हालत में। अभी आपने बंगाल में देखा, भाषा क्या है इन लोगों की। प्रधानमंत्री ममता जी के लिए एड्रेस करते हैं मंच से, वो दीदी दीदी वो दीदी। ये प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के गौरव को, गरिमा को, पद को मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहाल कर दिया है कि लोगों को शर्म आती है। अमित शाह जी की रैली हो रही थी, एक पुलिस वाला आ गया बीच में। अमित शाह जी के वर्ड्स क्या थे? ए पुलिसमैन, अबे बैठ जा बैठ जा। अबे पुलिस वाले कहते हैं ये एक गृह मंत्री की भाषा है। तो क्या करेंगे, एजुकेशन नहीं इन लोगों में। तभी तो सम्राट अशोक ने कहा था कि जिस देश का राजा अनपढ़ हो जाए वो सबसे पहले वहाँ की
शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करता है, फिर विकास को ख़त्म करता है और फिर उस देश को वो अपंग बना करके गरीबी रेखा से नीचे लाके खड़ा कर देता है। आज देश में यही हो रहा है, इसलिए सावधान हो जाइए। उस समय तो संविधान नहीं था, आज हम सबका आरक्षक भारत का संविधान है। संविधान का सहारा लेते हुए अपनी वॉइस को रेज कीजिए, अन्याय के विरुद्ध सामने आइए, अत्याचार के विरुद्ध सामने आइए, न्याय के लिए लड़िए। समता समानता आपका अधिकार है, संविधान ने दिया है। कानून की रक्षा के लिए सामने आइए, तभी हम अपने को, समाज को और देश को सुरक्षित रख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे देश के लोग मेरी भावनाओं को जरूर समझ गए होंगे और आगे आने के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां तो हैं, सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं इस दिशा में। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच के माध्यम से बहुजनों को जोड़ने में लगे हुए हैं। आप सब लोगों को साथ होकर के आना चाहिए, चाहे वो बामन मेश्राम हो, चंद्रशेखर रावण हो, चाहे राजेंद्र अम्बेडकर हो, चाहे और कोई हो। जितने भी लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सबकी तारीफ करता हूँ और ये भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई सब मिलकर के एक हो जाओ और एक होकर के इस मूवमेंट को पूरे देश में चलाइएगा। क्योंकि एक एडवोकेट हूँ, एडवोकेट होने के नाते मैं अपने एडवोकेट साथियों से, पूरे देश के जो हमारे साथी लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ईवीएम और कोलोजियम के खिलाफ हम सबका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके विरुद्ध कोरोना पीरियड के बाद हम लोग एक आंदोलन जरूर करेंगे, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक ये समस्या समाधान नहीं हो पाता। अभी आपने देखा 12 फरवरी को हम लोगों ने करीब 700 एडवोकेट्स थे, दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था और प्रोटेस्ट करने में वो सारी बातें रखी हुई थी। सारे देश ने देखा, लेकिन अब लॉकडाउन लग गया है, कोरोना आ गया है, जिसकी वजह से सबको पहले तो सुरक्षा चाहिए, उसके बाद और कुछ चाहिए। तो इसकी वजह से आज इतना ही। मैं चाहता हूँ सब भाई लोग सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें, कानून के विरुद्ध कोई काम ना करें और जो भी काम करें वो संवैधानिक तरीके से करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब।